हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सेवन्थ की एसएसटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर 1 जो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। इन 1984, राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। व्हेन शी आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो फिर जब 1984 में जो राकेश शर्मा थे, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए थे, उन्होंने उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनसे जब बात की, तो फिर जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि स्पेस में से इंडिया कैसा लगता है, तो फिर राकेश शर्मा ने रिप्लाई किया सारे जहाँ से अच्छा, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे अच्छा। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया अलॉन्ग विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार. It forms the region known as the Indian subcontinent. Subcontinent since it is a part of the continent of Asia. तो फिर जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और ये इंडिया का पार्ट है। इसके यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ लिखी हुई हैं सारी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। और इसका ये जो रीजन बनाता है इसको हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। सबकॉन्टिनेंट इसलिए क्योंकि ये कॉन्टिनेंट एशिया का पार्ट है। Often for the purpose of discussion, we refer to 5 regions: the Great Mountain Zone, the plains of the Ganga and the Indus, the desert region, the Southern Peninsula and the islands. तो फिर जैसे हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो फिर हम इसके 5 रीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा और इंडस रिवर, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला और आइलैंड्स। इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close-up at some of these places. It would be difficult to go into all the detail at this stage since, as you will soon see, India is large and diverse. तो फिर इसमें यही है कि अब हम बिल्कुल ध्यान से, जैसे कि जो बर्ड की आई से व्यू आता है, जैसे बर्ड फ्लाई कर रही है उससे जैसे सारी चीज़ें नीचे से अच्छे से दिख जाती है, वैसे ही हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर हम इन सबको अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है। द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स। टू द साउथ द इंडियन ओशन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। तो फिर जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह खड़ी है नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ साइड में पूरे में हिमालयन माउंटेन रेंज है। और थार डेजर्ट और अरेबियन सी उसकी वेस्टर्न लिमिट्स को मार्क करती है, कि जैसे राजस्थान साइड में थार डेजर्ट है, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो हम उधर साइड में अरेबियन सी है, बाउंड्री बना रही है वो एक इंडिया की। और ऐसे ही साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इससे इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है। दीज जोग्राफिकल फीचर क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। ये जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया में, इन्होंने एक सेपरेशन बनाई है इंडिया और बाकी के कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जिसने कि एक क्रूशियल रोल, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को शेप देने में, उसके क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री में इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो फिर अब हम जर्नी करेंगे हिमालय से आइलैंड में जो इंडियन ओशन में है, और फिर ऐसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे और इंडिया के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। फिर फर्स्ट टॉपिक है the Himalayas. Look at the length of the Himalayan range on the map. It is like a massive wall from the legend. Can you guess the altitude at different points of Himalayas? आप हिमालयन रेंज को देखो मैप में, जैसे यहाँ पे पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है जो कि सैटेलाइट से इमेज ली गई है इसकी। तो क्या आप जो हिमालयाज हैं उनके अलग अलग पॉइंट का एल्टीट्यूड माने कि हाइट बता सकते हैं? लेट्स रिमेंबर, the Himalayas seem to touch the sky. In fact, many of its peaks are over 8,000 meters in height and are together called the 8,000ers. तो फिर जो हिमालयाज है वो बिल्कुल आसमान को छू लेता है, वो बिल्कुल टच कर देता है स्काई को, और इनकी बहुत सारी पीक्स हैं जो कि 8,000 मीटर्स की या फिर उससे बड़ी है, इन सबको साथ में 8,000ers कहते हैं। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया: इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये इन 6 कंट्रीज़ में से गुजरती है जो कि एशिया में है। क्या आप सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम बता सकते हैं?
In the summer, the snow on the mountains melt and feeds major river such as the Ganga, Indus and Brahmaputra. समर्स में जब जो माउंटेन के ऊपर स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघल जाती है और फीड करती है. यहाँ पे फीड का मतलब है कि जो मेजर रिवर्स है जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, इनको पानी प्रोवाइड करती है, इनको वापस रिफिल कर देती है वाटर से. These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people. तो फिर जो ये रिवर्स और इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो वो सारे वाटर प्रोवाइड करती है वेरियस पर्पसेस के लिए, जिससे कि मिलियंस ऑफ लोगों का काम चलता है, उनको हेल्प मिलती है. हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया. इसलिए जो हिमालयाज है उन्हें कई बार वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है. द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम. जो हिमालयाज है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत कल्चर्स के लिए, और या फिर कुछ पहले से बिलीव्स हैं उनकी वजह से भी वो इम्पॉर्टेंट है, कि पहले से उनके बारे में कुछ बातें बोली आती जा रही हैं जिनकी वजह से उन्हें और इम्पोर्टेंस मिली है. द माउंटेन्स themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. तो फिर जो माउंटेन्स हैं वो अपने आप में ही सैक्रेड माने जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स या फिर मोनास्ट्रीज मिलती है जो उनके ऊपर बनाई जाती हैं. मतलब माउंटेन्स के ऊपर आपको बहुत सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज मिल जाएंगी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जुड़े होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, प्रे करते हैं और मेडिटेट करते हैं. इसके आगे का जो पार्ट है हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की एसएसटी बुक का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. आज हमें हमारे टॉपिक हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करना है. अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका. एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ. About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. तो फिर बहुत टाइम पहले, लॉन्ग टाइम पहले जो इंडिया था वो एक इससे भी बड़ा, जिस लैंडमास का वो भी पार्ट है, इससे भी बड़े लैंडमास का पार्ट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना. और उस टाइम पे इंडिया का नेबर था अफ्रीका. फिर जो इंडिया है वो किसी रीज़न से ब्रेक होने लग गया और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लग गया. तो और 50 मिलियन ईयर्स पहले जो कि इंडिया जो शिफ्ट हुआ था वो ऐसे शिफ्ट हो के जो यूरेशिया था उससे कोलाइड कर गया, उससे बिल्कुल ऐसे उसके साथ यूरेशिया के साथ इंडिया का कोलिशन हो गया. एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड between them crumpled and rose up just like how a carpet wrinkles when you push it. देखो जैसे यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पे दूसरा लैंड है, तो फिर ऐसे एक दूसरे के क्लोज जाएंगे, टकरा के वैसे उठ जाएंगे दोनों. तो ऐसे करके हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे हम किसी उसको कारपेट को पुश करते हैं, कारपेट को धक्का देते हैं, तो फिर वो उस बीच में से वो ऐसे हो जाता है, फोल्ड सा हो जाता है. अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज. तो फिर अभी भी जो इंडिया है वो एशिया में ऐसे ही पुश होता जा रहा है, धक्का लगता जा रहा है, उसे कोलाइड करता जा रहा है. ये इसका रेट बहुत ज़्यादा स्लो है कि जो हमारे हेयर की ग्रोथ होती है वो भी इससे फास्ट होती है. ये हर ईयर 5 सेंटीमीटर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ एशिया की तरफ पुश होता जा रहा है 5 सेंटीमीटर. दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट द टाइनी बिट ईच ईयर अबाउट 5 मिलीमीटर्स बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स. तो फिर इससे हमें ये पता चलता है कि जो हिमालयाज़ हैं वो अभी भी धीरे धीरे से ग्रो कर रहे हैं, तो बड़े होते जा रहे हैं. वो ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं हर ईयर, कि अराउंड 5 मिलीमीटर वो ग्रो कर रहे हैं हर ईयर. पर ना 1 मिलेनियम या फिर ऐसे 2-3 मिलेनियम के बाद ना वो 5 मीटर से भी बड़े हो जाएंगे, उनकी हाइट 5 मीटर्स तक और बढ़ सकती है. द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन रेंजेस. जो हिमालयाज़ हैं उनको 3 मेन रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है. The Himadri are the highest and most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. तो फिर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट कैटेगरी है हिमाद्री, या फिर हम इन्हें ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं.
ये सबसे हाईएस्ट रेंज है और यहाँ पे बिल्कुल बड़ी बड़ी टावरिंग रेंजेस भी हैं, जैसे कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में ही लाई करती है। ये जो रीजन है ये मोस्टली स्नो से कवर्ड रहता है, पूरे ईयर स्नो से कवर रहता है और यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे सारे टाइम तो बर्फ़ रहती है उसकी वजह से, और वहाँ पे बहुत कम ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। द हिमाचल, द लोअर हिमालय, सेकेंड कैटेगरी है हिमाचल या फिर लोअर हिमालयाज, लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital, Darjeeling, Shimla and Mussoorie are located in this region. तो फिर जो हिमाचल है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में लाई करता है और इसका मॉडरेट क्लाइमेट होता है कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे कि वहाँ पे एक रिच बायोडाइवर्सिटी है और उधर ह्यूमन हैबिटेशन भी अच्छा है। जैसे बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है इंडिया में, जैसे नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ये इसी रीजन में लोकेटेड है, हिमाचल रीजन में। The Shivalik Hills, the outer Himalayas, form the outermost and lowest range, consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the Northern Plains. तो फिर जो शिवालिक हिल्स हैं वो इसकी थर्ड कैटेगरी है और ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज आती हैं इसमें, और ये सबसे आउटर मोस्ट और सबसे लोएस्ट रेंज है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है शिवालिक्स की। इनमें रोलिंग हिल्स होती है, बिल्कुल शार्प हिल्स नहीं होती, ऐसे रोलिंग हिल्स होती है और वहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना फॉरेस्ट है। और जो फुट हिल्स हैं इस यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है और यहाँ पे ना ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं हम इसे, हिमालयास और गैंगटेक प्लेन के बीच में, कि एक तरफ हिमालयास एक तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इस तरह से। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। The word desert immediately evokes an image of a hot place. However, there are also cold deserts and we have one in India. जब भी हम डेजर्ट वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है गर्म सी प्लेस की जहाँ पे ऐसे सैंड ही सैंड होगा, पर हमारे ना कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं और उनमें से एक इंडिया में भी है। लद्दाख is a cold desert where winter temperature drop below -30 degrees Celsius. There is very little rainfall and the landscape is rugged with rocky terrain, deep valleys and lakes such as पैंगोंग तसो। तसो मीन्स लेक। जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ का विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है, कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पर। वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है, वहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल रज्ड है, कहीं से भी ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा तुम्हें। वहाँ पे पूरा रॉकी सा रहेगा और डीप वैलीज़ है बिल्कुल, और वहाँ पे लेक्स हैं जैसे कि पैंगोंग तसो। फिर जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है द टेरेन हेयर, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम हमारे क्लास 7th एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमें जो हमारा टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट, इसके सेकंड पैराग्राफ द टेरेन, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, हेंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड। टेरेन का मतलब है कि वहाँ का इलाका, कि जो वो एरिया है, वो जो जगह है वो ना बिल्कुल मून की तरह लगती है, जैसे मून का सरफेस है उस तरह की लगती है, इसलिए उसे मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट explain the formation of this terrain as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. तो फिर जो जियोलॉजिस्ट होता है वो बताता है कि ये टेरेन कैसे बना था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, हिमालयाज़ में पढ़ा था, कि वो जब इंडियन लैंडमास कोलाइड किया था यूरेशिया से, जो लैंड था वो फोल्ड किया था और माउंटेन्स बने थे। दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशन एंड सो द रॉक्स in this area are made largely of sand and clay. Wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in the photograph. तो जो ये फोल्डेड पोर्शन बना था वो पार्ट था ओशन का, वो ओशन के पार्ट से बना था, और जो रॉक्स हैं इस एरिया में वो बहुत जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो ना सैंड और क्ले से बनी है। जो माउंटेन्स थे वो पहले अजीब सी शेप के होते थे, फिर जैसे विंड और रेन की वजह से उनकी शेप आ गई, जैसे कि हमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ऐसे करके उनकी रेन और विंड की वजह से उन शेप हो गए, वो उनकी अच्छे से शेप बन गई। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज़ अ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स एंड टिबेटन एंटीलोप्स। तो फिर हार्श कंडीशन के बावजूद भी लद्दाख यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा है। वहाँ पे बहुत सारे यूनिक वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल गिवन हैं। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, जो लोग लद्दाख में रहते हैं उन्हें लद्दाखी पीपल कहा गया। यहाँ पे उनकी एक बहुत सिंपल लाइफ होती है, कि ज़्यादा कुछ बिल्कुल हाई फाई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ वो जीते थे वहाँ पे।
The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals such as Losar and the Hemis festival. जो रीजन है लद्दाख रीजन वो उसकी एंशियंट मोनास्ट्रीज़ के लिए फेमस है और वहाँ के कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए। यहाँ पे दो फेस्टिवल्स के नेम गिवन हैं जो कि हैं लोसार और हेमिस फेस्टिवल। द गैंगटेक प्लेन्स। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगटेक प्लेन्स। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे हम हिमालय से साउथ की तरफ आएंगे तो फिर हम एक वास्ट बहुत बड़े और फर्टाइल गैंगटेक प्लेन में आएंगे। गैंगटेक प्लेन हम नदर्न प्लेन्स को कह सकते हैं। जो ये प्लेन्स हैं, जो गैंगटेक प्लेन है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी हिस्ट्री में और इंडिया के सिविलाइजेशन में। दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफ लाइन वाटर। द गंगा, इंदस and Brahmaputra river system along with the extensive network of tributaries enrich the soil with minerals making the region highly fertile and ideal for agriculture। कि जो ये प्लेन एरिया है ये नरिश है, इनमें नरिशमेंट मिली है इन्हें जो माइटी रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं उनसे, और ये एक लाइफ लाइन प्रोवाइड करते हैं जो कि वो लाइफ लाइन जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है वाटर। जो गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर है इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने इस सॉइल को पूरा अच्छे से मिनरल्स प्रोवाइड किए हैं जिससे कि इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ये हाईली फर्टाइल हो गए, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल आइडियल हो गए। यहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग कर सकते हैं। द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल इनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर। द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन दीज प्लेन्स। जो रिवर्स है, रिवर्स यहाँ पे सॉइल लेके आती हैं, जब वो फ्लो करती हैं तो फिर वहाँ पे सॉइल छोड़ देती हैं जिससे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर और अच्छे से हो सके। और जो रिवर्स है वो एक सोर्स है एनर्जी जनरेट करने का, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम उससे। और इंडिया की एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है इन प्लेन्स में, कि जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन साइड में प्लेन्स हैं तो फिर यहाँ की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। The flat land of the northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network। कि जो फ्लैट लैंड है नॉर्दर्न प्लेन्स का उसने अलाउ किया है डेवलपमेंट को, कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छे से बना सकें। जैसे प्लेन एरिया है तो वहाँ पे तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे से चीज़ें बना सकते हैं। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एज यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स, the Ganga, the Brahmaputra and the other rivers have been used for millennia for travel and trade। इसमें यही बताया कि जैसे आप पहले वाले जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो फिर ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी की सारी रिवर्स बहुत पहले से यूज़ करी जा रही थी ट्रैवल करने के लिए, कि रिवर्स के थ्रू ट्रैवल किया जाता था। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का एसएसटी बुक का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें हमारा टॉपिक द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट। जैसे कि हम हमारे मैप में इंडिया का जो मैप लेंगे उसमें हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हमें एक येलोइश सा एरिया दिखेगा, वो है थार डेजर्ट। वो जो एरिया है वो थार डेजर्ट का एरिया है। अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रज्ड टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। वो एक वास्ट स्ट्रेच है गोल्डन ड्यून्स का, मतलब ऐसे रेत ही रेत है जो सूरज से जब उस पर सनशाइन करता है तो फिर वो गोल्डन दिखती है। रज्ड टेरेन माने कि वहाँ पे कुछ भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं मिलेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मिलेगा, अनइवन मिलेगा। और वाइड ओपन स्काई, और ऊपर से बिल्कुल खुला आसमान दिखेगा। Sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formations. Sometimes these rise as high as 150 meters. जो sand dunes होते हैं वो जब wind shift करती है, जैसे मान लो कि wind चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही है और वो sand को ना ऐसे shift कर देगी जिससे कि वो थोड़ा हिल की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा sand से। और कभी कभी ये 150 मीटर हाई तक चला जाता है, कि इतना बड़ा बन जाता है। द थार इज़ अ वास्ट एरिड रीजन। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। जो थार है वो एक वास्ट और एरिड रीजन है। एरिड रीजन से मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है,
हल्का सा ड्राई एरिया है, कि मतलब ड्राई एरिया मान सकते हैं, और ये मोस्टली ये इंडिया में है, और ये स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में ये फैला हुआ है. The desert acts as a natural barrier due to harsh conditions that deter human and animal movement, including very high daytime temperature and cold nights, as well as a lack of access to water. जो डेजर्ट है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिसमें हार्श कंडीशन होती है, जिससे कि वो ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट को डिटर करता है. मतलब कि वो ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है. वहाँ पे डे टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और नाइट्स वहाँ की कोल्ड होती हैं. वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं होता वाटर का, कि वहाँ पे पानी की भी कमी रहती है. People living in the Thar have adapted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to these harsh conditions. जो लोग वहाँ पे थार डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, उन्होंने ना वहाँ पे रह के उन्हें आदत हो चुकी है, कह सकते हैं कि उन्हें पता है कि वहाँ पे कैसे कपड़े पहने पड़ेंगे, कैसा लाइफस्टाइल होगा उनका, उन कंडीशन, वहाँ की जो हार्श कंडीशन है उनमें वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसा फूड खाना चाहिए उन्हें, वो सब वो बहुत अच्छे से जान चुके हैं. वहाँ का वे ऑफ जो लाइफस्टाइल है वो उन्होंने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है. द अरावली हिल्स. The Aravallis are among the oldest mountain in the world, some 2.5 billion years ago. Old. जो अरावलीज है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक हैं. वो अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, मतलब बहुत ओल्ड है कह सकते हैं. The range has many peaks and ridges, although its highest peak, Mount Abu, towers at over 1700 meter. Most of its hills are between 300 and 900 meters high. तो फिर ये जो अरावलीज हैं इनमें हाईएस्ट पीक है माउंट अबू, इसकी हाइट है 1700 मीटर, और इसकी बाकी की जो मोस्टली हिल्स हैं वो 300 से 900 मीटर के बीच में हैं. Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar desert? A drive into a completely different geography. कि बहुत फैसिनेटिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें सिर्फ 4.5 आवर लगेगा, हम फिर उसमें अरावलीज के जो हाईएस्ट पीक है माउंट अबू से हम जोधपुर में पहुंच जाएंगे, जो कि थार डेजर्ट में है, बिल्कुल डिफरेंट जोग्राफी में, कि एक डेजर्ट है और एक माउंटेन्स है अरावली. The Aravallis play a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India. जो अरावलीज हैं उन्होंने एक वाइटल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के क्लाइमेट और ज्योग्राफी को शेप करने में. वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड. यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर. इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका ये है कि एक नेचुरल बैरियर की तरह खड़ा है. अगर वो नहीं होंगे, अगर जो अरावलीज है वो नहीं होंगे, तो फिर जो थार डेजर्ट है वो ना ईस्टवर्ड की तरफ और एक्सपैंड करता जाएगा. थार डेजर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा. द अरावलीज, rich in minerals like marble, granite, zinc and copper, have supported mining and construction activities for centuries. जो अरावलीज हैं वो रिच है मिनरल्स में, यहाँ पे मिनरल्स के नाम लिखे हैं जिनमें कि वो रिच है. इनसे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें बहुत सपोर्ट मिला है, वो भी सेंचुरीज से सपोर्ट चलता आ रहा है. इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस एट जवार has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. Historic fort. तो फिर हमें एक एविडेंस मिला है, एंशियंट माइन है जो जवार में, वहाँ से हमें पता चला है कि 8 सेंचुरीज पहले, 800 साल पहले जो इंडियंस हैं उन्होंने मास्टर कर लिया था, जो एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है जिंक को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें इंडियंस ने मास्टरी कर ली थी, कि इंडियंस को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ चुकी थी. हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर. ये हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं तीनों, जो कि यहाँ पे लोकेट करते हैं अरावलीज में. द पेनिनसुलर प्लेन, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.
हेलो एवरीवन, आज हम हमारी क्लास 7th एसएसटी बुक का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें आज द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको प्लेट्यू क्या होता है वो बताया है कि अ प्लेट्यू इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। कि जो प्लेट्यू एक लैंड होता है जो उसके सराउंडिंग लैंड से हल्का सा ऐसे उठा हुआ होता है, फिर ऐसे हम मान सकते हैं कि एक प्लेट्यू है। और इसके ना मोस्टली जो साइड्स होती हैं वो स्टीप स्लोप्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे गहरी स्लोप होती है, बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप्स। इंडिया हैज़ सेवरल प्लेट्यूज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। पेनिनसुला माने अ पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसके 3 साइड में वाटर होता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो फिर उसके इस तरफ भी वाटर है, इधर भी और नीचे भी, तो फिर इंडिया एक पेनिनसुला है। कि यहाँ पे बताया, इस पैराग्राफ में बताया है कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो कि मिडल और साउथ में है कंट्री के। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है इंडिया में। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। ये बहुत ओल्ड लैंड फॉर्मेशन होती है, प्लेट्यूज हैं जो। सिंस दिस रीजन इज़ अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स बाय द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पेनिनसुला क्या होता है, तो यहाँ पे वही बताया कि जैसे ये जो रीजन है जिसमें हम हैं, ये एक पेनिनसुलर रीजन है कि ये एक पेनिनसुला है। इसके एक साइड अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, इसलिए इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। The plateau is bordered by 2 mountain ranges, the Western Ghats and Eastern Ghats. जो प्लेट्यूज़ हैं उनके बॉर्डर बने हुए हैं कि मतलब वो कोई नेचुरल ऐसे बॉर्डर कुछ ड्रॉ करके नहीं बनाया है, बल्कि वहाँ पे नेचुरली बने हुए हैं। एक तरफ उसके वेस्टर्न घाट्स हैं और एक तरफ ईस्टर्न घाट है। The Western Ghats are taller and run along the western coast like a wall with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon season. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो साइज़ में ईस्टर्न घाट से बड़े हैं, टॉलर हैं और वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से बिल्कुल वॉल की तरह ऐसे खड़े हो रखे हैं, बिल्कुल वॉल की तरह। और वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं जिनमें बिल्कुल ऐसे स्टीप साइड है, जिनमें वाटर फ्लो करता है स्टीप साइड से। ये ऐसे साइड है और इस पर से वाटरफॉल जा रहा है। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़े हाइट में छोटे हैं और वो ना छोटे छोटे हिल्स में हैं, कि ऐसे हिल है, छोटे छोटे हिल्स हैं। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स। इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में, कि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इनके बीच में डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है। ये एक वास्ट एरिया है फ्लैट हाईलैंड्स का, कि टेबल टॉप लैंड है, ऐसा सा लैंड है और ये बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ है, कि बहुत बड़े एरिया में है ये। रिवर्स लाइक Godavari, Krishna and Kaveri flows across the plateau from west to east. These rivers are important for farming and provide water to millions of people. ये जो रिवर्स हैं, तीनों रिवर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो इन प्लेट्यूज़ के वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती है, कि वो वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट में जाती है। और जो ये रिवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए और वाटर प्रोवाइड करने के लिए मिलियंस ऑफ पीपल को, कि बहुत लोगों को ये पानी प्रोवाइड करती हैं। दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। जो प्लेट्यूज़ हैं बहुत रिच होता है मिनरल्स, वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ का लैंड भी फर्टाइल होता है, और ना इसलिए कि जो प्लेट्यूज़ हैं उनसे ना इंडिया की इकोनॉमी में भी बढ़ावा मिलता है, कि इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ती है, अच्छी होती है। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट, सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हेयर, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कि हल्का सा टिल्टेड है, हल्का सा लाइक टेढ़ा है ईस्ट की तरफ, और यहाँ से जो रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करती हैं वो भी ओरिजिनेट करती हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये वहीं से ओरिजिनेट करती है, कि वहीं से वो रिवर्स चालू होती हैं। ये तीनों रिवर्स फार्मर्स को फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। There are west flowing rivers नर्मदा एंड ताप्ती too, which drain into the Arabian Sea. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तापी ये अरेबियन सी में फ़्लो करती है, कि मोस्टली सारी रिवर्स ईस्ट की तरफ जाती हैं और सिर्फ 2 रिवर्स जो कि है नर्मदा और ताप्ती वो वेस्ट की तरफ जाती है, वो अरेबियन सी में जाती है।
Dense forests on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Beg, Bhil and Korku. ये जो यहाँ के डेंस फॉरेस्ट हैं प्लेट्यूज़ के, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वास है। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि संथाल, गोंड, बैगा, भिल, कोरकू, ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नेम हैं जो कि डेंस फॉरेस्ट है जो प्लेट्यूज़ के जो वहाँ पे रहती है। Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India as rivers flow over their uneven and rocky surfaces. जो प्लेट्यूज़ हैं वो होम है बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। जैसे कि कोई रॉकी सा अनइवन सरफेस है, उसके ऊपर से रिवर बार बार फ्लो करती जाएगी तो फिर वो ना बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और ऐसे वहाँ पे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। These waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation. ये जो वाटरफॉल्स हैं ये सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते टूरिस्ट को, बल्कि हेल्प करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में और वाटर को प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए। ये फार्मर्स की वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। एवरीवन, आज हम क्लास 7th की एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें हमारा टॉपिक द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इससे स्टार्ट करना है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, flow swiftly and form estuaries. The coastline is shaped by alluvial deposit from short rivers and features coves, creeks and estuaries, with the Narmada and Tapti estuaries being the largest. तो फिर जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो स्ट्रेच करता है गुजरात से केरला तक, कि गुजरात से केरला तक वो है पूरा वेस्टर्न कोस्ट। इसमें ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होते हुए जाता है और मोस्ट रिवर्स जो वहाँ पे मोस्टली रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं और वो ऐसे धीरे धीरे करके स्विफ्टली जाती हैं और फॉर्म करती हैं एस्चुरीज़ को। एस्चुरीज़ माने रिवर का वो माउथ जहाँ पे वो सी में मिल जाएगी। ये एक एस्चुरी है कि जैसे ये जा रही है रिवर और बाद में ये सी के अंदर मिल गई। The coastline is shaped by alluvial deposit from short rivers and feature coves, creeks and estuaries, with the Narmada and Tapi estuaries being the largest. कि जो नर्मदा और तापी रिवर के माउथ सबसे बिगेस्ट हैं एस्चुरीज़ के मामले में, कि जैसे ये रिवर है ये यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा वाइड ओपन हो गई जिससे कि वो सी में मिल रही है, और जो ये वाला एरिया है इसको कोव्स कहते हैं। क्रीक्स छोटी छोटी रिवर्स में जो ये बट जाती हैं, जैसे कि कोई रिवर है वो जा रही है तो वो हल्का फुल्का ऐसे ऐसे साइड में होके आ जाती है, तो ये इसे कहते हैं क्रीक्स। The west coast has many important ports and cities. These have been the centers of economic activity from millennia. जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के और सिटीज़ भी, और ये सेंटर रही हैं। ये जो कोस्ट और सिटीज़ हैं ये सेंटर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है कह सकते हैं, या फिर यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है इस तरीके से। और ये बहुत पहले से ही सेंटर रहे हैं, कि बहुत पहले से ही ये है कि यहाँ पे अच्छे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। द ईस्ट कोस्ट, The east coast lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal, stretching from Ganga Delta to Kanyakumari. It has wide plains and major river deltas including Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. जो ईस्ट कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट्स पे लाई करता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करता है कि ये इतना बड़ा है। इसमें वाइड प्लेन्स है, बहुत चौड़ा चौड़ा इलाका है जो कि प्लेन है, और वहाँ से मेजर रिवर डेल्टाज हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टाज। इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक आर फाउंड हेयर। ये दोनों इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, लेक हैं दो, ये यहाँ पे मिलती हैं ईस्टर्न कोस्ट में। डेल्टाज आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ रिवर व्हेन इट डिपोजिट सेडिमेंट्स इनटू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर सच एज एन ओशन, अ लेक or another river. Over time, these sediment build up, forming a triangular or fan-shaped area. The Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi rivers create fertile deltas, making the land ideal for farming.
जो डेल्टाज है वो ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि रिवर के माउथ से बनते हैं। जो रिवर माउथ होता है वो डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स को, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पार्टिकल्स को किसी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर में, जैसे कि ओशन हो गया, लेक हो गया, या फिर कोई और रिवर पे। जैसे ये सेडिमेंट्स कहीं पे इकट्ठे होते जाता है तो फिर वहाँ पे ना ऐसे ट्राइंगुलर शेप का बन जाता है, ट्राइंगुलर या फिर फैन शेप एरिया बन जाता है। इसको हम डेल्टा कहते हैं। जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर है, इनके डेल्टाज बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं और यहाँ पे फार्मिंग बहुत इजीली हो जाती है, कि ये बहुत आइडियल हो चुके हैं फार्मिंग के लिए। यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंडियन आइलैंड्स। The Indian island referred to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which form part of India's territory. जो इंडियन आइलैंड है इसमें वो आइलैंड ग्रुप हैं जो कि इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है। ये जो आइलैंड ग्रुप हैं वो इंडिया से अटैच तो नहीं है, पर फिर भी इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है, कि वो इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया के पार्ट में ही मानते हैं हम उन्हें। India has two major island groups, Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes. कि यहाँ पे यही बताया कि जो ये आइलैंड्स हैं इनका बहुत यूनिक वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है। इन शॉर्ट वहाँ का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे वोल्केनोज भी है। सेवरल एंशियंट ट्राइब्स मेड दिस आइलैंड देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। वहाँ पे एंशियंट ट्राइब्स भी रहती हैं। इन आइलैंड्स को एंशियंट ट्राइब्स ने अपना होम बना लिया, अपना घर बना लिया है, जो कि वहाँ पे 10,000 साल पहले से रहती आ रही हैं, अराउंड इतने साल से। लक्षद्वीप इज़ एन आर्किपेलागो, मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक पूरा बड़ा आइलैंड है जो कि छोटे छोटे पीसेस में है, मतलब ये छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड्स हैं इसमें, एक पूरे बड़े में ये पूरा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में ऐसे छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड्स हैं। ये अरेबियन सी में है और ये केरला के मालाबार कोस्ट से क्लोज है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल। ये 36 आइलैंड से बना है जो कि कोरल से बने हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। जो ये 36 के 36 जो आइलैंड है, 36 आइलैंड्स हैं, इन सब में ही लोग नहीं रहते हैं, कि सब में ही हैबिटेट नहीं है। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो इंडिया है वो वहाँ के वास्ट मरीन एरिया को कंट्रोल करती है, फिशिंग अलाउ करने के, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन वगैरह इंडिया ही कंट्रोल करती है इनका। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिस आर्किपेलागो comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Islands. Their location is very important. ये जो अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड्स हैं उनमें 500 स्मॉल और लार्ज वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, जो कि दो अलग अलग में उन्हें ग्रुप किया गया है, द अंडमान और दूसरा है द निकोबार। इनकी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन। डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप का लैंड फॉर्म ही है, मतलब लैंड ही है जो कि रिवर के माउथ पे बन जाता है, वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का होता है। एज वी ट्रैवल बैक from the island toward the eastern side of the Himalayas via the Bay of Bengal, we come to the Sundarbans. This is located in the delta of Ganga and Brahmaputra and their tributaries. तो फिर जब हम आइलैंड से ईस्ट की तरफ आते हैं हिमालयाज़ के थ्रू बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो फिर हमें वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा मिलता है, जो कि डेल्टा है गंगा, ब्रह्मपुत्रा
सुंदरबन जगह मिलती है जो कि डेल्टा में बनी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्राइब्यूटरीज वो छोटी रिवर होती है जो कि मेन रिवर से निकली होती हैं। दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर, सी एंड लैंड। जो ये डेल्टा है इसमें एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है रिवर, सी और लैंड का। अबाउट हाफ ऑफ इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इज़ इन बांग्लादेश। इसका अराउंड हाफ तो इंडिया में लोकेटेड है और बाकी का बांग्लादेश में। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीशीज़ इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरबन है वहाँ वो एक होम है, मतलब वो घर कह सकते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ का, जिनमें से एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है। द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। कैन यू सी गारो, खासी एंड जानतिया मार्क्ड ऑन द मैप। अब जब मार्क में देखेंगे हम नॉर्थ ईस्ट की हिल्स देखेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब कि ये लास्ट टॉपिक है। तो फिर आपको उनमें गारो, खासी और जानतिया मार्क करी गई मिलेंगी मैप पे। These hills, part of the Meghalaya Plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfalls. तो फिर जो ये हिल्स हैं ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है और ये इनकी लश ग्रीनरी की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत खिली खिली सी जगह है ये। वहाँ पे हैवी रेनफॉल है और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, कि वहाँ के वाटरफॉल्स हद से ज़्यादा बढ़िया है कि उन पर नज़र रुक जाएगी, तुम बिल्कुल पॉज हो जाओगे। This region experiences one of the highest rainfall in the world, making it rich in forest, unique wildlife and fertile land. जो ये रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलता है वहाँ पे, और वहाँ का लैंड भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। डोंट मिस आउट, इसे एक बार आप रीड कर लेंगे। फिर बिफोर वी मूव ऑन, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।